हेलो दोस्तों, मैं अनुराधा सैनी। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट नोट्स की होने वाली है जो कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में यूज़फुल है। और मैंने इसमें अच्छे से हर टॉपिक को एक्सप्लेन किया है और इसकी पीडीएफ भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप वहाँ से इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है जैविक अपशिष्ट कन्वर्टर। ये हुआ क्या है दोस्तों, जो भी हम कचरा वगैरह बेकार में ऐसे चारों तरफ फेंक देते हैं, गंदगी फैलाते हैं, उसके लिए ये मध्य प्रदेश में स्टार्ट की गई है। ये परियोजना जो है ये मध्य प्रदेश में स्टार्ट की गई है। और इसमें होगा क्या, सार्वजनिक रूप से इसमें एक बायोग्रेडेबल कचरे को कन्वर्ट करने के लिए ये लगाई जा रही है। और ये लगाई जा रही है राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड के द्वारा ये लगाई जा रही है। एंड ये 2000 केजी कचरे को प्रतिदिन में बायोग्रेड कर सकती है, मतलब रिसाइकिल कर सकती है। उसमें पहले तो ये इसमें प्रोसेस इन्होंने ये अपनाई है कि ये जाएगा जो OWC में। OWC में होता क्या है, OWC में ये होता है जो कचरे के जो ना गलने वाले पदार्थ होते हैं, जैसे कि पन्नी टाइप के जो प्लास्टिक वाले होते हैं, ये गलते नहीं हैं, तो इसलिए इनको अलग किया जाता है। और वहाँ से अलग करने के बाद ये फिर से रिसाइकलिंग होंगे। तो ये स्टार्ट करी जा रही है मध्य प्रदेश के गोना में। और इम्पोर्टेंट चीज़ अगर ये है बीजापुर गांव में, गांव भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, ये बीजापुर गांव में की जा रही है। ओके, ये काफ़ी न्यूज़ में इस टाइम चल रहा था। ये है तो काफ़ी, नेक्स्ट टॉपिक बहुत ही पुराना। ये आंध्र केसरी किसे कहा जाता है, तो ये आंध्र केसरी कहा जाता है हमारे जो स्वतंत्रता संग्राम चला था भारत को स्वतंत्र कराने के लिए, उसमें ये बहुत ही अच्छे नेता रहे हैं, बहुत ही अच्छा रोल निभाया था इन्होंने। तो ये इनका नाम था त्रिवंत्री प्रकाश पंतुलु। इन्होंने किया गया था, इन्होंने जो आंदोलन चले उस टाइम में, साइमन कमीशन के दौरान जो भी आंदोलन चले उनको इन्होंने अच्छे से फॉलो किया और अपना साहसी प्रदर्शन दिया था इन्होंने इसमें। उसके बाद इन्होंने मद्रास प्रेसिडेंसी के मुख्यमंत्री भी रहे। तो इन्होंने इनके अच्छे काम की वजह से इनको आंध्र केसरी कहा जाता है और इनको द लायन ऑफ द आंध्र का खिताब भी दिया गया था। नेक्स्ट है श्री दाता देव मैत्री एवं शिशु चिकित्सालय। ये बेसिकली शुरू की है केजरीवाल ने, शुरू कराई है ये दिल्ली में। और इसमें होगा क्या, इसमें जो प्रेग्नेंट लेडी होती हैं वो बहुत ज़्यादा एफर्ट करती हैं, बेचारी लाइन में खड़ी होती हैं, हालांकि उनकी कंडीशन नहीं होती है ऐसी, फिर भी उनको होना पड़ता है। तो उनके लिए ये योजना स्टार्ट की गई थी। और ये योजना स्टार्ट की गई थी इसलिए ताकि उनको थोड़ी सी सुविधा मिले। तो इसमें ये है कि जो दिल्ली सरकार है वो ऑनलाइन इन गर्भवती महिलाओं को हेल्प करती है। उनके जो फॉर्म वगैरह हैं, रजिस्ट्रेशन वगैरह सब ऑनलाइन हो जाते हैं और उनको ऐसी दिक्कतें नहीं उठानी पड़ती। लगभग 1000 महिलाओं को ये साल भर में कर लेती हैं कवर, जो डिलीवरी होती है उनकी। ये इनका आंकड़ा रहा है। इसमें जो करेक्शन किया जा रहा है इस वक्त इन हॉस्पिटल में, इनके बेड को बढ़ाया जा रहा है 106 से। पहले थे जो 106 थे, अब इनको 281 करने वाली है ये गवर्नमेंट। बेसिकली गर्भवती महिलाओं के लिए है। और इसको नाम दिया गया है श्री दाता देव मैत्री एवं शिशु चिकित्सालय, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट डीआरडीओ करता क्या है। डीआरडीओ में जो कि पहले फुल फॉर्म जान लेते हैं। इसकी फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और बेसिकली ये करता ये है कि जो भी यहाँ पे रिसर्च होते हैं, इसमें बहुत सारे वैज्ञानिक वगैरह होते हैं और मिसाइल बनाने का, उन्हें अच्छे से लॉन्च करने का, ये सारा काम इसके अंतर्गत होता है। ये स्थापित किया था नेहरू जी ने, किया था 1958 में। और रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत ये काम करता है। और ये जो इस वक्त यहाँ के चीफ हैं वो सतीश रेड्डी जी हैं। और न्यूज़ में ये इसलिए है क्योंकि सतीश रेड्डी जी का कार्यकाल 2 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है। ओके फ्रेंड्स, अब ये जो 2020 तक रहने वाले थे, लेकिन अब ये 2022 तक हो गया है। अभी सरकार से एक बिल पास हुआ है कि जो ट्रांसजेंडर है, मतलब स्त्रीलिंग पुल्लिंग से जो थर्ड जेंडर होते हैं इनसे अलग, उनकी काउंसलिंग की जाएगी। तो ये कहाँ से ये शुरू हुआ, ये मुद्दा सबसे पहले 2013 में उठा था, लेकिन इस पर बहुत ज़्यादा काम नहीं हुआ।
बस इतना इसमें बल दिया गया था कि 2014 में इसके ऊपर एक बिल आया और उसमें थर्ड जेंडर इन्हें माना गया। जो भी ये ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लोग होते हैं ना, इनको थर्ड जेंडर का वो मिल गया। वरना पहले इसमें ये नहीं होता था। इसमें फर्स्ट मान लीजिए आपने स्त्रीलिंग भर दिया, पुल्लिंग भर दिया, तो थर्ड जेंडर का ऑप्शन नहीं मिलता था 2014 से पहले। लेकिन 2014 के बाद जो है ये थर्ड जेंडर का ऑप्शन मिलने लगा और फिर इन्हें बहुत ही सुविधाएं हो गई। उसके बाद 2019 में इनकी सुविधाओं के लिए फिर से मुद्दा उठा, लेकिन इसमें बहुत सारी बातें बोली गई ताकि इन्हें शिक्षा का अधिकार मिल जाए, इन्हें आरक्षण मिले, इनके साथ भेदभाव ना हो। और जो होता है कि परिवार से अलग रहना पड़ता है इनको, ये सब लोग अपने ही परिवार से अलग हो जाते हैं, तो इनको परिवार में रहने की सुविधा मिले। नेशनल काउंसलिंग की भी इसमें बात की गई थी। तो उसमें से 2019 में जो ये मुद्दा उठा था, उसमें जो भी मुद्दे रखे गए थे, वो नेशनल काउंसलिंग वाला मुद्दा इस वक्त बिल्कुल क्लियर हो चुका है, पास हो चुका है। इसमें होगा ये कि अब इनकी काउंसलिंग की जाएगी और बाकायदा एक कम्युनिटी, इस कम्युनिटी के लिए हेड का काम जो करने वाले हैं वो है यूनियन सोशल जस्टिस मिनिस्टर। और इसमें 10 सेंटर बनाने वाली है गवर्नमेंट। और 10 सेंटर ये काम किस तरह से करेंगे? 10 सेंटर मान लीजिए बन गए और उसके बाद ये काम करेंगे। पहले तो ये 5-5 राज्यों के हिसाब से बनेंगे और इनमें इनकी गणना करना, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की गणना करना, इनको क्या क्या परेशानियां हैं वो जानना, इनको सुविधाएं प्राप्त करना और इनकी प्रॉब्लम्स को दूर करने का काम ये सेंटर्स ही करने वाले हैं। नेक्स्ट है गन्ने के मूल्यों को चीनी की दरों से जोड़ने की बात हो रही है। चीनी की दरों से क्यों जोड़ने की बात हो रही है? ये हो इसलिए रही है क्योंकि जो गन्ना के किसान हैं उन्हें इतना लाभ नहीं मिल पाता जितना चीनी उद्योगपतियों को मिलता है। तो इसमें यह कहा जा रहा है कि जैसे चीनी तो बहुत महंगी हो जाती है और गन्ना किसानों को उतना फ़ायदा मिलता नहीं है, तो होगा यह कि अगर चीनी को, मान लो चीनी को जो गन्ने के रेटों से लिंक कर दिया जाए, इन दोनों के रेटों को लिंक कर दिया जाए, तो गन्ना किसानों को अच्छा लाभ होगा, उनकी आय में वृद्धि हो जाएगी। ये नीति आयोग द्वारा कहा गया है, ये ऐसा होना चाहिए। और नीति आयोग के हेड रमेश चंद, फिलहाल में ये रमेश चंद जी इनके हेड हैं। नेक्स्ट एक्सिस बैंक से जुड़ी हुई है। और एक्सिस बैंक ये कर क्या रहा है आजकल? ये हो ये रहा है कि ये मैक्स लाइफ जो कंपनी है इससे लेता है शेयर खरीदता है एक्सिस बैंक मैक्स लाइफ कंपनी से। लेकिन इस टाइम कोरोना की वजह से सब चीज़ें बिगड़ी हुई हैं, किसी भी बैंक या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की हालत अच्छी है नहीं, तो इसलिए इन्होंने जो थोड़ा सा इसे बदल दिया है। पहले तो ये 29% लेने वाला था शेयर, लेकिन अब केवल 17% ही लेगा। और वर्तमान सीईओ है यहाँ के अमिताभ चौधरी। अश्विनी भाटिया जो है इस वक्त न्यूज़ में इसलिए हैं क्योंकि ये एसबीआई के एमडी बन गए हैं, नए एमडी बन गए हैं और ये 4th बने। इससे पहले एसबीआई के 3 एमडी रह चुके हैं। और एसबीआई की गिरती हुई हालत जो है इसकी, ये दिन पर दिन जो घाटे में जा रहा है, उसको रिकवर करने के लिए, उसकी मनी को जो प्रॉपरली काम करे, इसके लिए इनको रखा जा रहा है। वर्तमान में इसके हेड रजनीश कुमार है, एसबीआई के हेड रजनीश कुमार है। और अब यही इसका कार्यभार संभालने वाले हैं अश्विनी भाटिया जी, जिनको अभी नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट इज ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग उपग्रह। ये है, पहले तो ये जान लेते हैं चर्चा में है क्यों। ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि इसे चीन ने फिलहाल में हाल ही लॉन्च किया है। और ये करेगा क्या? ये जो हमारे जो ये होते हैं उपग्रह के होते हैं ना, सैटेलाइट, ये हमारे पृथ्वी के पूरे क्या बोलते हैं इसको, पूरे वायुमंडल में जो सब सारी चीज़ें सेंस करते हैं, ये इसको जो नाम दिया गया है जियोफिन नाम दिया गया है, जियोफिन 905। चीन ने इसे लॉन्च किया है और 2D वाहन रॉकेट के द्वारा इसे स्पेस में भेजा जाएगा। ये स्पेस के लिए है और स्पेस में इसे भेजा जाएगा 2D वाहन के द्वारा। इंपॉर्टेंट है जी, 2D वाहन की तरह भेजने वाला है। ऐसा नहीं है कि ये चीन ही कर रहा है। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमारे भारत ने भी ऐसे काम किए हुए हैं और इसको RS सिस्टम बोला जाता है। हमारे इंडिया में इसको RS सिस्टम के अंतर्गत किया जाता है। भास्कर फर्स्ट एंड भास्कर सेकंड जो सैटेलाइट हैं वो इसी के अंतर्गत की गई थी।
वहाँ पे जब ये इन्हें लॉन्च कर देते हैं तो ये अच्छे से, अगर मान लीजिए इनकी कनेक्टिविटी भी टूट जाए वहाँ से, स्पेस में से, तो ये वहाँ से समुद्र और बाकी आसपास के जो भी प्लैनेट्स हैं उनकी तस्वीरें अच्छे से भेज पाता है। नेक्स्ट है चोरा म्यूजियम। चोरा म्यूजियम चर्चा में इसलिए है, बेसिकली ये तुर्की का है, लेकिन तुर्की वाले क्या कर रहे हैं आजकल, तुर्की वाले जो है हर चीज़ को तोड़ तोड़ के मस्जिद में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो इस चर्च को भी इन्होंने मस्जिद में बदलने का फैसला कर लिया है। ये काफ़ी पुराना चर्च है और इसकी स्थापना 553 AD में हुई थी। 553 AD, ये कुछ नहीं है, 553 AD में ये हुई थी स्थापना, और अब इसको मस्जिद बनाने का फैसला तुर्की सरकार ने कर लिया है। पी नोट, नेक्स्ट इज पी नोट। पी नोट होता क्या है ये? पी नोट ये होता है कि बहुत सारे जो हमारे इन्वेस्टर हैं वो इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन वो अपनी पहचान को सबके सामने शो नहीं करना चाहते, तो वो उनके ये होता है पार्टिसिपेटरी नोट्स के अंतर्गत इनको बहुत ज़्यादा कागजी फॉर्मेलिटी पूरी नहीं करनी होती और ये इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इसमें इन्वेस्ट आजकल इतना बढ़ गया है कि 63,288 करोड़ तक ये पहुंच गया है 2020 तक। ये स्टॉक मार्केटिंग में निवेश करने के लिए है। आजकल इसे बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है और इसमें, लेकिन दोस्तों इसका थोड़ा सा नुकसान भी है, क्योंकि प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे होते नहीं हैं, थोड़ी बहुत हल्की फुल्की फॉर्मेलिटी होती है और ये निवेश कर लेते हैं, तो इसलिए अच्छे से मतलब इनका रिकॉर्ड नहीं रखा जाता। इसमें जो है धोखाधड़ी और घूस टाइप का, भ्रष्टाचार का बहुत ज़्यादा चांस है इसमें, भ्रष्टाचार के। नेक्स्ट टॉपिक है बाउंड्रिंग वर्किंग ग्रुप। ये बाउंड्रिंग वर्किंग ग्रुप किसके लिए है, क्यों है? ये एक एजेंसी है जो कि इंडिया और नेपाल के मध्य है। ये करती क्या है, मान लीजिए ये हमारा, ये इधर होता है इंडिया और ये पोर्शन है नेपाल, तो जो भी यहाँ के ज़मीनी विवाद हैं उनको ये बैठ के सुलझाती है। ये नहीं है कि तुम इधर से आ जाओ और हम इधर से आ जाओ, युद्ध करने लग जाएं। ये इसमें कंट्रीब्यूट इस तरीके से करती है कि युद्ध के चांस ना बने और शांति से ही सारा मैटर सुलझ जाए। ये 2014 में इंडिया और नेपाल के द्वारा बनाई गई थी, जमीनी विवाद को शांति से सुलझाने के लिए। और इसी से ही नेपाल का ये नेक्स्ट टॉपिक भी, सेकंड जो पाइपलाइन बनाई जा रही है वो भी नेपाल से रिलेटेड है। ये जो इंडिया और नेपाल के मध्य है, पेट्रोलियम के लिए पाइपलाइन बनाई जाने का प्लान है इंडिया का। पहले भी ऐसा इंडिया ने किया है। जो पहली पाइपलाइन बनाई गई थी तो उसका नाम मोतीहार, एक है यहाँ पे, ये रहा, उसका नाम मोतीहारी अम्ले खुजूहुंज था और 69 किलोमीटर की ये लंबी थी, 2019 में बनी थी। तो इससे नेपाल को क्या फ़ायदा होता था, जैसे नेपाल, यहाँ पे मैं मैप में लेके चलती हूँ, यहाँ आप अच्छे से समझ पाएंगे। ये रहा, ये नेपाल है। और जो हमारी ये फर्स्ट पेट्रोलियम बनी थी बिहार से नेपाल के लिए बनी थी। ये बनी क्यों थी? ये इसलिए बनी थी क्योंकि यहाँ जो ट्रक से ये लोग हमारे देश से पेट्रोलियम ले जाते थे, खरीदते हैं जो नेपाल में, ये नेपाल, ये पोर्शन नेपाल का है। तो नेपाल में जो हम यहाँ से लेके जाते थे तो ट्रक से लेके जाते थे, ट्रक से बड़े बड़े गाड़ियों के द्वारा, सड़क के माध्यम से जाता था। तो सड़क के माध्यम से काफ़ी घोटालों का सामना करना पड़ता था और इन्हें महंगी कीमत चुकानी पड़ रही थी। तो यहाँ पे हमारे इंडिया ने निवेश किया और पाइपलाइन इंडिया से नेपाल तक पहुँच गई। तो अब एक और सेकंड पाइपलाइन लगाने का यहाँ पे निर्णय लिया जा रहा है और हो सकता है यहाँ से, यूपी से एक बात हो रही है, यूपी से जाने वाली है। देहरादून की बात करें, उत्तराखंड की बात करें, ये हमारा यहाँ पे उत्तराखंड पड़ता है, उत्तराखंड का पोर्शन। उत्तराखंड आजकल चर्चा में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उत्तराखंड इसलिए चर्चा में है क्योंकि यहाँ पे जो हमने वो निकाला था, एक यहाँ पे हमने रोड निकाली थी, और रोड से हो रहा क्या था, जो भी मैंने पीछे बताया, जो 2014 में इन्होंने एक एजेंसी बनाई थी ज़मीनी मुद्दों को
समाप्त करने के लिए। उस पर कुछ दिन पहले ये विवाद चल रहा था और हाल फिलहाल में इसे शांति से सुलझाया जा रहा है। तो वो इसीलिए चल रहा था क्योंकि हम यहाँ से जो हमने सड़क निकाली थी अपने एरिया में, तो उससे नेपाल को ऑब्जेक्शन उठाया, क्योंकि नेपाल चाहता है कि हम यहाँ तक अपना एडजस्ट कर लें, लेकिन ये हमारा एरिया है उत्तराखंड का, तो बेसिकली नेपाल को चुप ही रहना था, तो वो चुप हो गया है। और उत्तराखंड की बेसिक जीके हैं, राजधानी देहरादून है और गवर्नर हैं बेबी रानी मौर्य हैं, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत। क्षेत्रफल है यहाँ का 53,483 स्क्वायर किलोमीटर, जनसंख्या 1.01 करोड़, साक्षरता दर 79.63%। ऑफिशियल बर्ड हिमालयन मोनाल है यहाँ पे। ऑफिशियल फूल की बात करें तो ऑफिशियल फूल है यहाँ का शशोरिया अबवोल्टा, और ऑफिशियल एनिमल है यहाँ के अल्पाइन मस्क डियर, हिरन होते हैं ये एक तरह से। और ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ पे हिंदी है और सेक्रेट लैंग्वेज यहाँ को संस्कृत को भी माना गया है। तो ये उत्तराखंड का हमारा प्रोसेस था जो मैंने यहाँ पे अभी कवर किया था। ये यहाँ पे ये बाउंड्री वर्किंग को लेके जो अभी कवर किया था उससे रिलेटेड था ये उत्तराखंड वाला टॉपिक। कीथ रोलवे जो हैं त्रिनाद और टोबैगो के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं और ये 5 वर्ष के लिए बने हैं और सेकंड टाइम चुना गया है इनको। ये त्रिनिदाद और टोबैगो के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। नाम इनका याद रख सकते हैं, कीथ रोलवे। विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2020 ये जीती है रोनी असुलिवन ने, और एग्ज़ाम में ज़्यादातर ये पूछा जाता है कि किसको हरा के जीती है, तो ये किरेन विल्सन को हरा के इन्होंने ये ट्रॉफी जीती है। वेस्ट नील वायरस ये है क्या? वेस्ट नील वायरस मच्छरों से फैलने वाला एक वायरस है, और जो ये मच्छर से फैलता है उस मच्छर का नाम क्यूलेक्स मच्छर है। क्यूलेक्स मच्छर के द्वारा ये फैलता है। इसका नील वायरस ही नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि ये युगांडा के वेस्ट नील एरियाज में सबसे पहले इसकी शुरुआत हुई थी 1937 के लगभग हुई थी। ये रहा, मच्छर से फैलता है। स्पेन में इसके पहली बार जो इसकी मौत हुई है वो स्पेन में हुई है, वरना इससे पहले कहीं मौत नहीं हुई थी। स्पेन में इसकी पहली मौत अब देखी गई है हाल में। क्यूलेक्स मच्छर से ये फैलता है। 1937 में ये वेस्ट नील एरिया में देखा गया था, युगांडा में। असीम का पूरा नाम पहले तो जान लेते हैं। असीम का पूरा नाम है आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉयर मैपिंग। ये किस लिए बनाई गई है? इसलिए बनाई गई है जो कोविड-19 के दौरान बहुत सारे लोगों का रोजगार छूट गया है, बाकी सब बहुत सारे लोग भूखे मर रहे हैं, उन्हें काम नहीं मिल रहा है क्योंकि कंपनियां खुद अच्छे से नहीं चल रही है, तो वो काम ही क्या देंगी। तो पीएम मोदी ने इसमें घोषणा की थी कुछ दिन पहले कि आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉयर मैपिंग में होगा ये कि लोगों को काम दिया जाएगा। तो इसकी रिक्वायरमेंट इतनी बढ़ गई है, 40 दिन में 69 लाख रजिस्ट्रेशन लोगों ने कराए हैं और उनमें से केवल 2% को जॉब भी मिली है। बहुत ज़्यादा को तो नहीं मिली है, लेकिन चलो जिनको भी मिली है काफ़ी अच्छा है। 2% लोगों को भी इतना रोजगार मिला। पोर्टेबल अस्पताल का काम ये है, पहली बात तो ये बनाए गए हैं IIT मद्रास इंक्यूबेटिंग स्टार्टअप द्वारा, और इनका काम ये है कि कोविड-19 के जो मरीज़ हैं उनके लिए इनको कहीं पर भी तुरंत के तुरंत ले जाया जा सकता है। ये एक बॉक्स टाइप के हैं, जैसे छोटा बॉक्स होता है ना, उस टाइप के ये हॉस्पिटल है, और इनको कहीं पे भी ले जाया जा सकता है। मात्र 2 घंटे में इसकी सुविधा उपलब्ध हो सकती है, और इसमें 4 लोगों को एक साथ रखा जा सकता है, कहीं भी और कहीं भी ले जाए जा सकते हैं। ये कोविड-19 की सुविधा के लिए ये बनाए गए हैं। काटसा है क्या? कंट्री अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू
सेंस एक्ट, ये एक्ट में अमेरिका का, यूएसए का मतलब क्या है? यूएसए का मतलब इससे ये है कि जो ये S-400 है, ये एक क्या बोल सकते हैं इसको, हमारी जो रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है ये। इसमें इतनी पावर होती है कि ये अच्छे से मिसाइल वगैरह को, बॉम्ब्स को दागने में माहिर होता है। तो यूएसए का कहना ये है कि जो भी इसे खरीदेगा वो हमारे इस एक्ट के अंतर आएगा और हम उस पर बैन लगा देंगे। ठीक है, तो जो भी लोग इसे खरीदने की कोशिश करते हैं, इस मिसाइल सिस्टम बैच को, तो उनमें ईरान, नॉर्थ कोरिया और रसिया है। रसिया से ये बेसिकली खरीदे जा रहे हैं आजकल, और फिलहाल में इसे तुर्की खरीदने वाला है रसिया से। तो अगर ये रसिया से तुर्की खरीदता है तो उस पर भी इस सेक्शन के थ्रू अमेरिका अपने यहाँ से बैन लगा देगा। जब हम इंडिया वालों ने खरीदने की बात करी थी तो इंडिया को भी यूएसए से बहुत सारी धमकियाँ मिली थी कि अगर वो लोग इसे खरीदेंगे तो उन पे भी बैन लगाया जाएगा। इंडिया को थोड़ी सी छूट मिली हुई है, अब देखते हैं इंडिया वाले खरीदते हैं या नहीं खरीदते हैं, वरना ये हमारी बात चल रही है रसिया से इन्हें S-400 को खरीदने की। ये इन जो मिसाइल सिस्टम है ये इतना ज़्यादा वो है कि ये हवा में दूर से दूर ही अच्छे से युद्ध करने में बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट हैं। तो इसलिए सब देश इसको खरीदना चाहते हैं, अपने पास रखना चाहते हैं, ताकि युद्ध के दौरान या किसी भी देश को से ऊपर उठने के लिए कह सकते हैं, ताकि दूसरा देश अटैक करने की ना सोचे, तो हर कोई इसे अपने पास रखना चाहता है। तो यूएसए ने ये पॉलिसी बनाई हुई है कि जो भी रसिया से इसे खरीदेगा उस पे ये यूएसए वाले बैन लगाएंगे। अब देखते हैं तुर्की खरीदता है नहीं खरीदता है। ओके फ्रेंड्स, तो ये सारे टॉपिक मैंने कवर किए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, और वीडियो की PDF पाने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहाँ से आप ये PDF डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट नोट्स हैं, और आपको ऐसे ही नोट्स और भी डेली अवेलेबल होंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।